इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है कैथरीन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने के साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट भी थी। कैथरीन पता नहीं कैसे एक बहुत ही डेजर्टेड इलाके में आ गई होती है, जहां पर एडवर्ड नाम का एक लड़का मौजूद था। कैथरीन तो एडवर्ड के पास जाकर उसे समझा रही थी कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन एडवर्ड पता नहीं क्यों मान ही नहीं रहा था। दरअसल एडवर्ड को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और वो अभी कोमा में मौजूद है, लेकिन कैथरीन एडवर्ड को भरोसा दिला रही थी कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। वहां पर तो एडवर्ड का खिलौना भी रखा गया था, जिसे कि कैथरीन उसे देखकर अपने साथ लेके जाना चाहती थी। लेकिन अचानक बीच में ही एडवर्ड को रियलिटी का पता चला और उसके अंदर मौजूद एक दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ गई। वो पर्सनालिटी तो काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर दिख रही होती है, जिसने कि कैथरीन को चोट पहुंचाने की कोशिश की और वहां से तुरंत ही भाग गया। कैथरीन भी अब एडवर्ड को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने अपने हाथ के अंदर मौजूद एक ट्रांसमिशन चिप को दबा दिया। इस चिप को दबाते ही एक दूसरी लेबोरेटरी में सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चला कि सारी चीजें लेबोरेटरी में हो रही एक एक्सपेरिमेंट थी। रॉडी नाम का एक आदमी कैथरीन के सबकॉन्शियस माइंड को उसके सपनों की दुनिया से बाहर निकालता है और अब कैथरीन विजन्स की दुनिया से एकदम होश में आ गई थी। लेकिन एडवर्ड तो तब से ही कोमा में मौजूद था, जिससे कि कैथरीन बाहर लाना चाहती थी, और अब कोमा में होने के कारण एडवर्ड की पूरी बॉडी पैरालाइज होती है। दरअसल बात ये थी कि एडवर्ड और उसकी पूरी फैमिली उसे ठीक करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी की हेल्प ली, जिन्होंने ऐसी मशीन्स तैयार कर ली होती हैं जो सबकॉन्शियसली पेशेंट के माइंड में जाकर उन्हें कोमा से बाहर निकालते थे। और यही काम तब से कैथरीन भी कर रही थी। वो विजन्स की दुनिया में जाकर एडवर्ड को बाहर निकाल ही रही थी, लेकिन एडवर्ड बार बार कहीं दूर भाग जाता था। वहां पर तो कैथरीन का सीनियर भी बैठा हुआ था, जो सारे केसेस के बारे में एडवर्ड के पेरेंट्स को बता रहा होता है। उस लीडर ने कहा कि जब तक एडवर्ड खुद नहीं चाहता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैथरीन भी अभी अपना काम सीख रही है और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, एडवर्ड की अगर मर्जी नहीं होगी तो उसे कोमा से बाहर नहीं निकाला जा सकता। कैथरीन और एडवर्ड की पूरी फैमिली इस बात से काफी परेशान होती है, पर अब ये उनकी मजबूरी बन चुकी थी और उन्हें ट्राई पे ट्राई करना ही पड़ेगा। अब हमें किसी सुनसान और डेजर्टेड एरिया में काल नाम का एक सीरियल किलर दिखाया जा रहा था। काल ने अब तक कई सारे लोगों का मर्डर किया होता है, जिसे कि पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई। काल तो अपने कुत्ते के साथ वही सुनसान जगह की फैक्ट्री में चला गया, जहां पर उसका सीक्रेट बेस बनाया गया था, और इसी बेस के अंदर वो लोगों को पकड़ता और उन्हें टॉर्चर करके जान से मार देता। दरअसल काल को भी बड़ी अजीब तरीके की बीमारी थी। वो तो समय समय पर चीजें भूल जाया करता था, और जब नेक्स्ट टाइम वो होश में आता तो उसकी एक दूसरी पर्सनालिटी बाहर आती। जब काल उस पुरानी फैक्ट्री के अंदर जाता है तब एक बड़ी सी चैम्बर के अंदर पानी भरा हुआ था, पर उसके अंदर तो एक लेडी डूबी हुई होती है। इस लेडी को तो काल ने ही यहाँ पर कैद करके रखा था, क्योंकि इस लेडी ने काल के साथ रास्ते में अच्छे से बात नहीं की होती, और यही चीजें काल को बहुत ज्यादा बुरी लग गई और उसने इसे तुरंत ही मार कर यहाँ पर कैद कर दिया। लोगों का मर्डर और उन्हें तकलीफ पहुंचाना काल को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता था, और अब तो वो अपने नए शिकार की तलाश करता ही रहेगा। वहीं अब हमें लेबोरेटरी के अंदर कैथरीन के सीनियर्स को दिखाया जा रहा था, जो उस छोटे लड़के एडवर्ड जो कि कोमा में मौजूद है उसके पेरेंट्स से कुछ बात कर रही होती है। वो सीनियर्स तो एडवर्ड की मॉम से कह रहे थे कि हमें इसके ट्रीटमेंट करने के लिए और भी समय चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ और लग जाएंगे एडवर्ड को ठीक होने के लिए, क्योंकि कोमा से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है, और एडवर्ड को हम सबकॉन्शियस माइंड वाले तरीके से ही बाहर निकालना चाहते हैं। एडवर्ड की मदर कह रही थी कि आप कैथरीन को डायरेक्टली भेज क्यों नहीं देते उसके सबकॉन्शियस माइंड में, जिससे कि वो तुरंत ही मेरे बेटे को निकाल कर बाहर लेके आ जाए। बट कैथरीन के सीनियर्स ये कह रहे थे कि इसमें एडवर्ड की भी मर्जी होनी चाहिए। ये काम जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, थोड़ी सी भी गलती हुई तो एडवर्ड की जान जा सकती है। इसीलिए एडवर्ड की मॉम कुछ नहीं बोलती और उन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ही चलने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें कैथरीन को दिखाया गया, जो अपना काम खत्म करके घर पर सोने चली गई थी। लेकिन कैथरीन जब सो रही होती है तब उससे माइंड में अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे एडवर्ड के। भले ही वो एडवर्ड के सबकॉन्शियस माइंड से मशीन की वजह से जुड़ी थी, पर अब पता नहीं क्यों उसे बार बार विजन्स के अंदर एडवर्ड ही दिखाई देता है, जिसकी पूरी बॉडी एक अजीब तरीके के एलियन में बदल गई थी, और मानो कि वो कोमा से बाहर ही नहीं आना चाहता हो। कैथरीन भी इन बातों से थोड़ा सा परेशान होने लगी थी, क्योंकि वो भी चाहती है कि एडवर्ड जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब दूसरी तरफ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को एक लेडी की डेड बॉडी मिली होती है, जिसे कि काल ने ही मार कर यहाँ पर फेंक दिया था। सारे पुलिस ऑफिसर्स इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में लग गए थे। उन सभी को ये डेड बॉडी देखते ही पता चल गई होती है कि ये काम उसी साइको किलर काल का है, क्योंकि वो जब भी किसी को मारता था उसके गले पर अजीब तरीके का पट्टा लगा देता था। और पुलिस वाले तो काल को कब से पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। काल तो दूर कहीं कार
में बैठकर इन सारी चीजों को देख रहा था, पर अब उसे अपने नए शिकार की तलाश है। काल की नजर जूलिया वॉटसन नाम की एक लेडी पर चली गई थी और अब वो चाहता है कि वो जूलिया को पकड़कर टॉर्चर करे। इसीलिए काल पूरी तैयारी करने लगा कि वो जूलिया को किस तरीके से किडनैप करेगा। वहीं अब दूसरी तरफ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस केस पर आ जाता है रिसर्च करने के लिए। पुलिस ऑफिसर्स का हेड जिसका नाम पीटर है, उन्हें इस मर्डर के रिगार्डिंग रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें कि लेडी के बॉडी पर एक डॉग के बाल मिले थे। ये किसी और का डॉग नहीं बल्कि काल का ही डॉग होता है और अब पुलिस ऑफिसर्स के पास तो सिर्फ यही सबूत था। पार्किंग एरिया में हम अब जूलिया वॉटसन को देखते हैं जो कि अपनी कार की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे कुछ सही नहीं लग रहा होता। थोड़ी देर से उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए जूलिया ने इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने वाली स्टन गन निकाल ली थी जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। जूलिया किसी भी तरीके से अपने कार में जाकर बैठ जाती है, पर तभी पीछे की तरफ एक डॉग की डेड बॉडी दिखाई दी। जूलिया को लगा कि उसने गलती से उस डॉग को टक्कर मार दी है, इसीलिए वो कार से बाहर निकलकर उस डॉग को देखने चली गई थी। तभी अचानक पीछे से काल आ जाता है जिसने कि जूलिया को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लिया था। यानी कि ये काल की एक चाल होती है जूलिया को फंसाने के लिए। वो कुत्ता भी काल की मदद कर रहा था और सोने का नाटक करता है। काल तो किसी भी तरीके से जूलिया को उठाकर किडनैप करके लेके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें सारे पुलिस ऑफिसर का लीडर पीटर दिखाया जाता है। पीटर के पास इन्वेस्टिगेशन में किए गए डिटेल्स आ चुके थे, लेकिन जब उन्हें जूलिया के गायब होने का पता चला तब वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है। जूलिया के घर पर जाने के बाद पीटर उनके पेरेंट्स से पूछताछ करने लगा था। वो उनसे कहता है कि अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो हमें बता दो, लेकिन जूलिया के पेरेंट्स कह रहे थे कि हमारी बेटी को किसी भी तरीके से बचा लो, हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। पीटर अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वहां से वापस आ चुका था, लेकिन उनके पास तो अब सिर्फ एक ही सबूत है जो था काल के डॉग के बाल। लेकिन इंसानों के बाल जिससे कि उनका पता लगाया जा सकता था, उस तरीके से डॉग के बाल का यूज करके उनका पता लगाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उनका डिपार्टमेंट पूरा ट्राई कर रहा था। कई घंटों तक लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी कैमरास देखने के बाद आखिरकार पुलिस वालों को काल के वेयर हाउस के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो सब वहां जाने की तैयारी करने लगे थे। वहीं अब उसी वेयर हाउस के अंदर काल तो आराम से बाथटब में नहा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे सीरियस अटैक आने लगता है। काल का तो पूरी तरीके से दम घुटने लगा था। वो तुरंत ही बाहर की तरफ जाता है अपनी मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन उसके बॉडी में इतनी ज्यादा ताकत ही नहीं बची थी कि वो वहां पर पहुंच पाए। काल तो तुरंत ही मेडिसिन ना लेने के कारण वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। अब हमें वेयर हाउस के बाहर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की टीम दिखाई जाती है जिनके पास हर तरीके के वेपन्स मौजूद थे। वो सब जल्द से जल्द वेयर हाउस के अंदर घुस जाते हैं और चारों तरफ तलाशी लेने लगते हैं। उन सभी को काल नीचे गिरा हुआ मिला था जिसकी बॉडी पर निशान मौजूद थे। काल को तो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर्स ने उसके वेयर हाउस को देखा तब वो चौंक गए, क्योंकि ये पूरी तरीके से पागलों का घर लग रहा था। वहाँ पर तो जान लेने वाले औजार भी मौजूद थे। साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जिन्हें कि काल ने कुछ समय पहले जान से मार दिया था। यानी कि ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि काल ही वो सीरियल किलर है जो लोगों को बिना मतलब के मार रहा है। लेकिन पूरा वेयर हाउस ढूंढने के बाद भी उन्हें जूलिया कहीं भी नहीं मिलती। ये बात तो सिर्फ अब काल को ही पता है। काल को तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ला दिया गया था। वहाँ पर जूलिया के पेरेंट्स भी मौजूद थे जो अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहते हैं, लेकिन पीटर कहता है कि जूलिया जहाँ पर भी फंसी हुई है उसका लोकेशन सिर्फ और सिर्फ काल को ही पता था, और अब काल तो अपनी बीमारी की वजह से पूरी तरीके से कोमा में जा चुका है। यानी कि जब तक वो होश में नहीं आता हमें नहीं पता चलेगा कि जूलिया कहाँ पर फंसी हुई है। जूलिया के पेरेंट्स और बाकी सभी लोग काफी फिक्र कर रहे थे कि तब तक उनकी बेटी की जान न चली जाए। इसीलिए अब एक एम्प्लॉय पीटर को एक आइडिया देता है कि वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें कि सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली जा सकती थी, वो यूज करके काल जो कि कोमा में चला गया है उससे इन्फॉर्मेशन ले ली जाए। पीटर को भी इस आइडिया के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगता है। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए काल को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर लेकर जाया गया जहाँ पर कैथरीन काम किया करती थी, क्योंकि कैथरीन की टीम के अलावा इसे कोई नहीं कर सकता। पीटर ने तो वहाँ आकर कैथरीन और उसके सभी लोगों को समझाया कि उन्हें किस तरीके से काल के सबकॉन्शियस माइंड से कुछ डेटा बाहर निकालने हैं और उससे हमें पता लगाना है कि उसने जूलिया को कहाँ पर छुपा कर रखा है। कैथरीन की पूरी टीम इस पूरे केस के ऊपर प्लानिंग करने लगी थी, और अब बहुत सोचने के बाद कैथरीन डिसाइड करती है कि वो ये काम करने में मदद करेगी जरूर, क्योंकि जूलिया किस हालत में होगी और उसके पास कितना समय है ये हमें नहीं पता, इसीलिए जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन निकाल लेना जरूरी है। अब यहाँ काल जो कि कोमा में चला गया है उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाने के सारे प्रोसेस चालू हो चुके थे। कैथरीन और काल को 2 स्ट्रेचर्स पर लिटा दिया गया था जहाँ पर उनकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किए जाते हैं। कैथरीन का असिस्टेंट पीटर और बाकी एजेंट्स को समझा रहा था कि इसमें
में कैसा प्रोसेस होगा। वो उन्हें कुछ टेक्निकल टर्म्स समझाता है जिससे कि दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड से उन्हें जोड़ा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कैथरीन न ही काल के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उससे इंफॉर्मेशन निकलवा सकती थी, साथ ही साथ वो उसकी सारी बातें जान सकती थी जो उसने शुरुआत से एक्सपीरियंस की है। इसीलिए अब सारे इक्विपमेंट्स अच्छी तरीके से प्लेस करने के बाद कैथरीन अपने हाथ में मौजूद एक सिग्नल बटन दबा देती है, जिससे कि उसका दिमाग अब काल के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने लगा था। ये तो देखने में कोई अलग ही दुनिया लग रही होती है, जैसे कि वो किसी दूसरे रियल्म में पहुंच गई हो। अब कैथरीन धीरे धीरे काल के सबकॉन्शियस माइंड में इंटर होने लगी थी। इसमें कैथरीन काफी अजीब चीजें एक्सपीरियंस करती है जब काल छोटा हुआ करता था, पर जैसे ही कैथरीन ने अपनी आंखें खोली उसे काफी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि काल का सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब थी। कैथरीन जैसे ही घर के अंदर इंटर होती है तो वहाँ पर काल का छोटा रूप मौजूद था जो एक हॉर्स के साथ खड़ा हुआ होता है। कैथरीन छोटे काल से जाकर बात करने की कोशिश कर रही थी, पर काल पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा डर गया और कैथरीन को धक्का दे दिया। उसने अपने दिमाग से हॉर्स को पूरी तरीके से अलग अलग पार्ट्स में काट दिया होता है और यहीं से शुरुआत हो चुकी थी काल की एकदम खतरनाक दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड की, जिसके अंदर भी वो लोगों को मारना बंद नहीं कर रहा है। कैथरीन तो एक बहुत ही बड़े चैम्बर में काल के पीछे पीछे चली गई थी। वहाँ काफी सारे चैम्बर्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर काल ने कई लोगों को मार कर रखा हुआ था। वो तो वहाँ पर लेडीज को पकड़कर टॉर्चर करता है, जिससे उसे काफी मजा भी आता है। एक समय पर कैथरीन इन चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई, पर फिर भी वो धीरे धीरे आगे जाने का डिसाइड करती है। कैथरीन तो अब उस चैम्बर में लगातार आगे की तरफ बढ़ते ही जा रही थी, लेकिन अब जाकर उसका मुकाबला काल के उस रूप से होता है जो वो रियलिटी में बनना चाहता था। दरअसल काल का रूप तो एक डीमन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और अब काल कैथरीन को जैसे ही देखता है उसने उसे अपने काबू में करके सामने रख दिया। कैथरीन को समझ गया कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो काल को कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए अब वो काल के सबकॉन्शियस माइंड से दूर जाना चाहती है। उसने अपने बॉडी में वापस जाने के लिए हाथ में लगे सिग्नल बटन्स को दबा दिया था, लेकिन उस समय काल कैथरीन के काफी पास आ जाता है और उसे डराने लगता है। कैथरीन को इससे ज्यादा कभी खतरा महसूस ही नहीं हुआ था और अब वो सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल के अपने असली बॉडी में आ जाती है। कैथरीन तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, पर वो कैसे भी अपने आप को संभालती है। अब यहाँ कैथरीन का असिस्टेंट सारी चीजें समझने के बाद पीटर को बता रहा था कि भले ही कैथरीन काल के सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, लेकिन अगर कैथरीन को वहां पर किसी ने मार दिया या फिर वो फंस गई, तब कैथरीन रियल लाइफ में भी हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी या फिर उसकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। जिसका मतलब था कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कैथरीन की जान खतरे में हो सकती है। कैथरीन ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे शुरुआत में उसने काल का एक छोटा वर्जन देखा, लेकिन फिर बाद में काल का एक डिमोनिक वर्जन आया जो उसे मारना चाहता था। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद कैथरीन आराम करने चली जाती है। वहीं अब दूसरी तरफ हमें किसी अनजान जगह पर जूलिया दिखाई दे रही थी जिसे कि काल ने छुपा कर रखा था। जूलिया तो एक छोटे से चैम्बर में मौजूद होती है जिसमें कि अब लगातार पानी भरने लगा था। ये सारा सेटअप काल ने ही किया होता है जूलिया को टॉर्चर करके मारने के लिए। धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यानी कि अब जूलिया के पास काफी कम टाइम बचा हुआ है जिससे कि वो वहां से बाहर निकल सके। कैथरीन भी इस पर काफी ज्यादा सोच रही होती है कि आखिर वो काल से कैसे लोकेशन निकलवाए जूलिया की। कैथरीन तो उस छोटे लड़के एडवर्ड के पास जाकर सोचने लगी थी। तभी उसे ध्यान में आता है कि वो जब भी एडवर्ड के सबकॉन्शियस माइंड में जाती थी तभी एडवर्ड उसी जगह पर जाकर छुपता था जहां वो लास्ट टाइम गया होता है। इसीलिए अब कैथरीन यहाँ पर समझ चुकी थी कि अगर उसे काल के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये पता लगाना है कि जूलिया कहाँ मौजूद है, तो उसे किसी भी तरीके से काल के छोटे वाले वर्जन का पता लगाना होगा। कैथरीन तो पूरी टीम के साथ अपना ये प्लान शेयर करती है और वो सब तो जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने भी लगे थे। कैथरीन तो अब काल के सबकॉन्शियस माइंड में वापस चली जाती है। सबसे पहले वो काल के उस डॉग से मिल रही थी जिससे कि उसे कुछ क्लूज मिल सके। फिर कैथरीन काल के छोटे वर्जन के पास चली गई जो कि काम कर रहा था। कैथरीन ने तो उससे काफी अच्छी तरीके से बातें की और वो भी रिप्लाई दे रहा था। दरअसल काल का बचपन से ही कोई दोस्त नहीं था और वो अकेला होता है। काल के छोटे वाले वर्जन ने तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कैथरीन को एक छोटा सा लॉकेट दे दिया जो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होता था। कैथरीन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है काल के इस अच्छे बिहेवियर से, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ से एक प्लेट टूट गया। अब यह आवाज सुनकर काल के डैड आ जाते हैं जो काल पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो तो काल को कमरे के अंदर लेकर जाकर उसे काफी ज्यादा मारते हैं। एक तरीके से तो काल के फादर ने अपने बेटे के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। कैथरीन तो दूसरे कमरे में रहकर सिर्फ देख ही सकती थी क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड है और ये पूरी दुनिया काल की है। कैथरीन धीरे धीरे समझ रही थी कि काल ने अपनी बचपन की जिंदगी में कितने बुरे दिन गुजारे हैं। अब वो आगे बढ़ते हुए काल की जवान वाले वर्जन की तरफ आ जाती है जो अपने सबसे पहले टारगेट को पानी में डुबाकर मार दे रहा था।
कैथरीन तो काल से जाकर पूछने लगी कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो। तब जाकर काल बताता है कि जब मैं छोटा था तो कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनता था और कई सारे बुरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझे टॉर्चर करते थे और मुझे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करते थे। वो हर एक दिन मेरे लिए एक जेल जैसा था। बचपन की इन्हीं सारे खतरनाक हादसों की वजह से आज काल पूरी तरीके से पागल हो चुका है और उसे इसी तरीके से लोगों को टॉर्चर करने में मजा आने लगा। तभी अचानक काल के अंदर मौजूद वो डिमोनिक पावर एकदम से जन्म लेने लगी और अब तो वो कैथरीन को जबरदस्ती पकड़कर उसके गले में पट्टा बांध देता है, जिससे कि कैथरीन अब सबकॉन्शियस माइंड से बाहर नहीं निकल पा रही थी, यानी कि वो अपने बॉडी में और रियल लाइफ में नहीं जा पाएगी। वहीं असली दुनिया में कैथरीन का असिस्टेंट ट्राई कर रहा था कि वो उसे बाहर निकाले, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। अब जूलिया जिस चैम्बर में मौजूद थी वहां पर धीरे धीरे पानी भरने लगा था, यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर वो पूरा चैम्बर भर जाएगा और अगर उससे पहले जूलिया बाहर नहीं निकली तब वो पूरी तरीके से डूबकर मर सकती है। अब यहाँ कैथरीन पूरी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में फंस चुकी थी, इसीलिए अब उसे बचाने के लिए पीटर रेडी हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में इंटर होने के लिए। पूरी तरीके से सूट पहनने के बाद उसे भी काल के सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया गया था। पीटर तो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके ठीक सामने एक सिंहासन मौजूद था जिसके ऊपर कैथरीन काफी अजीब तरीके के कपड़े पहनकर बैठी हुई होती है। कैथरीन पीटर के साथ फ्लर्टिंग करने लगी थी और अब वो उसके काफी पास आ जाती है और पीटर भी उससे प्यार करने लगा था। लेकिन तभी अचानक पीछे से काल का वही डिमोनिक रूप आता है जो कि किंग बन चुका था और अब वो पीटर को पीछे से अपने कब्जे में ले लेता है। पीटर के तो हाथ पैर दोनों बांध दिए गए थे और अब काल उसे एक साथ ही मार देगा। कैथरीन साइड में बैठकर बड़ी अजीब तरीके से हंस रही होती है, लेकिन पीटर हार नहीं मानता और वो कैथरीन को एहसास दिलाने लगता है कि तुम्हारा भाई भी इसी तरीके से कोमा में चला गया था और वो मारा गया। तुम अगर चाहती हो कि आगे से ऐसे कोई भी न मरे तो तुम्हें अपने होश में आना पड़ेगा। ये बातें सुनकर कैथरीन पूरी तरीके से होश में आ गई और काल के उस डिमोनिक रूप को पीछे से आकर मार दिया। काल पूरी तरीके से वहां से वैनिश होने लगता है, पर काल का छोटा वाला वर्जन अभी भी जिंदा था। कैथरीन उससे पूछने चली जाती है कि आखिर जूलिया का लोकेशन क्या है, लेकिन काल का छोटा वाला वर्जन ये बात बिल्कुल नहीं बता रहा था। पीटर तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वहां पर उसे एक छोटा सा सिंबल दिखा। यही सेम सिंबल उसे काल के वेयर हाउस में मिला होता है, यानी कि पीटर समझ गया था कि जूलिया कहां पर मिल सकती है। इसीलिए अब पीटर कैथरीन के साथ उस सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर अपने बॉडी में आ जाते हैं। पीटर जल्द से जल्द अपनी पूरी टीम के साथ एक प्लेस पर जाने लगा जहां पर उसे जूलिया मिल सकती है और शायद जूलिया के पास भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। लेकिन यहाँ लेबोरेटरी के अंदर कैथरीन चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से एक बार फिर काल के माइंड में जाए, क्योंकि उसे काल के छोटे वाले वर्जन को आजाद करना था। कैथरीन जल्द से जल्द रूम को लॉक कर देती है और सीधा चली जाती है अपने मशीन से कनेक्ट होने के लिए और अब वो काल के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पहुंच चुकी थी। इस बार वो काल के छोटे वाले वर्जन को अट्रैक्ट करने के लिए एक गॉडेस का रूप ले लेती है। वो काल से आके काफी अच्छी बातें कर रही थी जिससे कि काल काफी कंफर्टेबल भी हो जाता है। काल ने कैथरीन को सारी बातें बता दी कि कैसे उसने अपना बचपन बहुत ही बुरी तरीके से गुजारा है। उसके फादर और सारे स्टूडेंट्स हमेशा उसे टॉर्चर करते रहते थे और इन्हीं रीजंस की वजह से काल का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया और वो बड़ा होकर दूसरे लोगों को मारने लगा। लेकिन अब कैथरीन के सामने काल का वही डिमोनिक वाला वर्जन आ जाता है जैसे कि उसने लास्ट टाइम मार दिया था। दोनों के बीच एक घमासान फाइट हो रही होती है, लेकिन कैथरीन ने बड़ी चालाकी से उसके हाथ पैरों पर वार किया और उसे फंसा दिया। कैथरीन बिना देरी किए एक चाकू लेकर उस डिमोनिक वाले बॉडी में घुसा देती है, लेकिन काल तो लगातार हंसते जा रहा था कि तुम मुझे बिल्कुल मार नहीं सकती, मैं यहाँ का गॉड हूँ। कैथरीन के ऐसा करते ही काल के ओल्ड वाले वर्जन की भी बॉडी पर ये रिफ्लेक्ट होने लगा, यानी कि वो भी अब काफी ज्यादा घायल होकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। कैथरीन सीधा काल के छोटे वाले वर्जन के पास चली गई और पूछने लगी कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। काल कह रहा था कि मैं थक चुका हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना जो मुझे हमेशा से गलत समझती आ रही है। उन्होंने ही बचपन में मेरा बिहेवियर चेंज किया और मैं सभी के लिए खतरा बन चुका हूँ। कैथरीन समझ चुकी थी कि काल किस बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो काल के छोटे वाले वर्जन को लेकर पानी में चली गई और उसे पानी में डुबाने लगी। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही पुरानी फैक्ट्री के पास आ चुका था। उसने जितने भी सबूत इकट्ठा किए थे उसे पता होता है कि यहीं पर शायद जूलिया को छुपाया गया होगा। पीटर ने कैसे भी जमीन के अंदर बनाए गए एक बेस का पता लगा लिया होता है, जिसके अंदर जाने पर उसने देखा कि चैम्बर पूरी तरीके से पानी से भर गया है और जूलिया जिंदा रहने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। वहाँ पर तो सिर्फ एक छोटा
सा पाइप लगा हुआ था जिसमें से वो सांस ले पा रही थी। पीटर तुरंत ही जूलिया को बचाने के लिए ग्लासेस पर फायर करने लगता है, पर इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए अब उसने एक आयरन रॉड उठाई और तुरंत ही ग्लास के ऊपर मारकर उसे फोड़ दिया। सारा का सारा पानी बाहर निकलने लगता है, जिसके बाद पीटर जूलिया के पास जाकर उसे रेस्क्यू कर लेता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया गया कि कैथरीन काल के छोटे वाले वर्जन को पानी में डुबाकर मार देती है। जब वो अपने बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आई तब कैथरीन काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि अब काल मर चुका है, यानी कि वो जो शुरुआत से चाहता था आखिरकार हो ही गया। कैथरीन को इस बात के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। एंड में हमें दिखाया गया कि पीटर और बाकी सारे ऑफिसर काल के घर की छानबीन कर रहे हैं। वहीं कैथरीन ने अब काल के डॉग को अडॉप्ट कर लिया था। पीटर के आने के बाद कैथरीन कह रही थी कि अब मैं जाकर समझ चुकी हूँ कि एडवर्ड जो अभी भी कोमा में मौजूद है उसके साथ क्या करना है। मैं उसे जरा भी फोर्स नहीं करूंगी कोमा से बाहर आने के लिए। ये उसकी मर्जी है कि वो जिंदा रहना चाहता है या फिर नहीं। कैथरीन पीटर से एक आखिरी बार मिलती है और वहां से चली जाती है और अब हमारी कहानी इसी तरीके से खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।